Today we are going to discuss a very important topic, chapter wave, having name superposition principle. Superposition principle क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. एक इक्वेशन ड्रा करते हैं. इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है. वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इक्वेशन शोज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. y हमारी क्या है? y हमारी डिस्प्लेसमेंट है. किसकी डिस्प्लेसमेंट? वेव की डिस्प्लेसमेंट. सो y इज आवर डिस्प्लेसमेंट. ओके, और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. a इज आवर एम्पलीट्यूड. किसका एम्पलीट्यूड है ये वेव का एम्पलीट्यूड है. सो इसलिए हम इसको एम्पलीट्यूड कंसीडर करेंगे. एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड होता है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. y मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. सिंपल. साइन एक फंक्शन है जो कि पीरियोडिक फंक्शन है हमारा ये, और पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. एंड ओमेगा टी माइनस के एक्स इज द फेज. इसको हम फेज बोलते हैं. आर्ग्यूमेंट है ये हमारा, इसको हम फेज बोलेंगे. इस फेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, जैसे ओमेगा. ओमेगा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंड इसका जो रिलेशन है, इसका रिलेशन है 2 पाई नू. ये इसका रिलेशन है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी को आप 2 पाई एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज के? के इज नोन एज एंगुलर वेव नंबर. इसको हम एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है. वी कॉल इट एन एंगुलर वेव नंबर. ये हमारा एंगुलर वेव नंबर है, एंगुलर वेव नंबर. ओके, वन मोर थिंग, ये वेव हमारी किस तरह प्रोपेगेट कर रही है? जस्ट लुक एट हियर. हमारे पास एक एंगुलर वेव नंबर है, दैट इज के. के के साथ जो पोजीशन वेक्टर लगा हुआ है, कौन सा वेक्टर लगा हुआ है? एक्स वेक्टर लगा हुआ है. पोजीशन वेक्टर हमारा एक्स है यहाँ पे. स्पेस कोऑर्डिनेट, सॉरी, के के साथ हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट कौन सा है? एक्स है. इट मीन वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग विच डायरेक्शन? वेव प्रोपेगेट्स अलोंग, वेव हमारी प्रोपेगेट कर रही है, प्रोपेगेट्स अलोंग विच डायरेक्शन? एक्स एक्सिस. ये हमारी एक्स एक्सिस की तरफ हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है. लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव? तो याद रखें यहाँ नेगेटिव है. इट मीन वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता देन वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, सो वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से. ये दो एक्सिस हैं हमारी. ये हमारा फेज होगा या एंगल होगा ओमेगा टी, एंड दिस एक्सिस विल रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट. ये हमारी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी. एंड वेव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ क्या करेगी? हमारी प्रोपेगेट करेगी. तो इसकी प्रोपेगेशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज आवर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दैट इज आवर वाई एक्सिस. ओके, एंड विच डायरेक्शन? इन विच डायरेक्शन द वेव प्रोपेगेट्स? This is what the direction of propagation. And what is the direction of vibration of the particle? Particle basically vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. तो ये particles हैं, these particles are vibrating perpendicular to the direction of propagation कुछ इस तरीके से. और ये SHM पोसेस करेंगे. SHM पोसेस करेंगे मीन्स वाइब्रेटरी मोशन पोसेस करेंगे कुछ इस तरीके से. एक चीज़ और आपको पता है रिगार्डिंग द वेव, ये कंप्लीट वेव कहाँ हो रही है? यहाँ पर हमारी कंप्लीट वेव हो रही है. द लेंथ ऑफ वन वेव इज नोन एज ए वेव लेंथ. तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी वेव लेंथ होगी. ओके, सो ये हमारी हाफ वेव है. यहाँ तक हमारी हाफ वेव होगी, और हाफ वेव को हम लैम्डा बाई 2 से रिप्रेजेंट करेंगे. ये लेंथ हमारी होगी लैम्डा बाई 2. ओके, सो याद रखना है ये हाफ की भी हाफ हो जाएगी. फिर ये हाफ की भी हाफ हो जाएगी, तो इसको बोला जाएगा हाफ का भी हाफ, मतलब ये हो जाएगा आपका लैम्डा 2. इसका भी हाफ, हाफ मतलब 1/2. तो इसको बोला जाता है लैम्डा बाई 4.
ओके, तो ये याद रखना है, बाद में यूज़ किया जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट लैम्डा बाई 4, दिस इज़ लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज़ अगेन 3 लैम्डा बाई 4 और ये आपका होगा 4 लैम्डा बाई 4. इसको 4 लैम्डा बाई 4 कंसिडर करेंगे हम. आगे यूज़ किया जाएगा 4 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा आ जाएगा. और इतनी लेंथ को हम क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारी होगी 3 लैम्डा बाई 4. और हाफ वेव को हम कंसिडर करते हैं 2 लैम्डा बाई 4, तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा और ये हमारी आ जाएगी लैम्डा बाई 4. सिंपल. अब इक्वेशन जो ऊपर हमारी इक्वेशन है, दिस वन, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमें क्रस्ट और ट्रफ पता है कि क्रस्ट क्या है और ट्रफ क्या है. ये हमारा ट्रफ है, ओके, एंड दिस वन इज नोन एज द क्रस्ट. सो क्रस्ट एंड ट्रफ हमारे पास दो हैं. ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम एक कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं. सिचुएशन ये कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज करो कि एक मीडियम है हमारे पास, ओके, और उस मीडियम में एक वेव नहीं है, नंबर ऑफ वेव्स हैं, और नंबर ऑफ वेव्स हमारी प्रोपिगेट हो रही हैं अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, और उनका एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, उनका एम्पलीट्यूड हमारा बराबर भी हो सकता है या फिर अनइक्वल भी हो सकता है. ओके, सो जितनी भी वेव्स होंगी हमारे पास, उन सभी के पास क्रस्ट और ट्रफ होगा. तो दो कंडीशन यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं. कंडीशन क्या है, कंडीशन पहले ये है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, जब वेव्स प्रोपिगेट करेंगी, ऑलराइट, तो हम सिचुएशन की बात करते हैं. सिचुएशन ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स होंगी, ओके, एक से ज़्यादा वेव होंगी किसी मीडियम में, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ दो ही वेव्स कंसिडर करेंगे. और जो दो वेव्स हमारे पास होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, उनके क्रस्ट भी होंगे और उनके ट्रफ भी होंगे. ओके, उनके क्रस्ट भी होंगे और ट्रफ भी होंगे, ये आपको मान के चलना है. ऑलराइट, नाउ दो कंडीशन है. पहली कंडीशन ये है कि क्या हो अगर दोनों वेव्स हमारी सेम डायरेक्शन में प्रोपिगेट करें और उनके क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ ओवरलैप करें. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन यही है, क्रस्ट ओवरलैप, क्रस्ट ओवर क्रस्ट, या फिर कंडीशन ये भी हो सकती है ट्रफ ओवर ट्रफ. क्या हो अगर दो वेव्स सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में प्रोपिगेट करें, ओके, और उनका एम्पलीट्यूड एक जैसा ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, और सेम डायरेक्शन में प्रोपिगेट करें और किस तरीके से सुपरइम्पोज हो जाएं, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ. कुछ इस तरीके से कंसीडर करिए. ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ओके, और ये हमारी एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस के अलोंग हम एंगल कंसीडर करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे. डिस्प्लेसमेंट को हम वाई से डिनोट करेंगे. ऊपर वाली साइड डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव होगी और नीचे वाली साइड, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वी हैव अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरफ हमारी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी. ओके, नाउ सो वी आर जस्ट गोइंग टू कंसीडर टू वेव, हम दो वेव कंसीडर कर रहे हैं. ये हमारी फर्स्ट वेव है, याद रखना है. सो फर्स्ट वेव हमारी ग्रीन कलर की है, कुछ इस तरीके से. ऑलराइट, अगर आपसे कोई पूछे कि इस फर्स्ट वेव की डिस्प्लेसमेंट कितनी है या इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करोगे, ये इसकी पीक वैल्यू होगी. पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी. सो वाई एक्सिस हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, तो ये हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी. ओके, दिस इज व्हाट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज. इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम y1 से डिनोट करेंगे. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये डिस्प्लेसमेंट हुई हमारी y1. ओके, सो फर्स्ट वेव, ये मेरी फर्स्ट वेव थी, फर्स्ट वेव की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y1. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर वेव. एक वेव और कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से. सेकेंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में. ओके, बट जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो वही है. यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में दो वेव्स मैंने कंसीडर करी हैं, एक ग्रीन कलर एक ब्लू कलर की है, और दोनों क्या डिपिक्ट कर रही हैं कि क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है और ट्रफ ट्रफ के ऊपर ओवरलैप कर रहा है. अब सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है,
तो इस लाइन से आप क्या करोगे, जो रेफरेंस लाइन है हमारी, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और पीक वैल्यू तक, ये इसकी पीक वैल्यू होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आप रेफरेंस लाइन से एक एरो ऊपर की तरफ ड्रा करोगे, दिस इज व्हाट y2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी सेकंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी y2। नाउ याद रखें, जब क्रस्ट के ऊपर ओवरलैप करता है या फिर ट्रफ के ऊपर ओवरलैप करता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी। नाउ इन दैट केस द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट करेंगे, विच इज इक्वल टू algebraic sum of the individual displacement of both the wave, ओके, y1 प्लस y2, इन दोनों वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है, y1 की जो डिस्प्लेसमेंट है, y2 की जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का मुझे अल्जेब्रिक सम लेना है, और उनका जो अल्जेब्रिक सम होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर आ जाएगा। सो दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेव डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट वेव डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो कितना होगा, यहां देखिए y1 और y2 एडअप हो रहा है, तो y1 कितना सा है, y1 इतना सा है, y2 इतना है, तो दोनों को एडअप करोगे, जो रिजल्टेंट वेव आएगी, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। सो दिस इज व्हाट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, तो ये हमारी रिजल्टेंट वेव होगी, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेव। सो अब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऑब्वियसली रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो याद रखना है, व्हेन क्रस्ट फॉल ओवर द क्रस्ट, ट्रफ फॉल ओवर द ट्रफ, देन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होता है हमारा, ये हमारा इंक्रीज होता है, दैट विल इंक्रीज, ये इंक्रीज होता है, ओके। इंक्रीज क्यों हुआ, इंक्रीज इसलिए हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि दोनों वेव की जो एम्पलीट्यूड है उसका अल्जेब्रिक सम हुआ है, ओके। सो दिस इज व्हाट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी रिजल्टेंट वेव की, वो बेसिकली अल्जेब्रिक सम होता है ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। इंडिविजुअल वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है उनका अल्जेब्रिक सम हम जब कंसीडर करते हैं, तो जितना अल्जेब्रिक सम आता है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। सो द स्टेटमेंट ऑफ अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज टोटल डिस्प्लेसमेंट of wave is the vector sum of the individual displacement due to each wave. Let us consider condition number 2. Condition number 2 says that, condition ये है हमारी कि crust falls over trough और trough falls over crust। क्या हो अगर crust हमारा trough के ऊपर fall करे, या फिर trough हमारा किसके ऊपर फॉल करे, क्रस्ट के ऊपर फॉल करे, ओके। तो पीछे हमने एक कंडीशन कंसीडर करी थी कि जब हमारा क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है, ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, तो हमने ये देखा था कि टोटल एम्पलीट्यूड वेव का इंक्रीज होता है। अगर ऐसी कंडीशन कंसीडर करें तो क्या हो, तो ये देखिए, इसको भी कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक दीज आर द एक्सिस एज वी ऑल नो दैट, इसको डिस्कस नहीं करेंगे अब हम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एंड द एंगल एक्सिस, दो वेव कंसीडर करते हैं। दिस इज द वेव नंबर 1, ये हमारी वेव नंबर 1 है, एंड वेव नंबर 1 आपको पता है दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रस्ट एंड दिस इज द ट्रफ। ये हमारी क्रस्ट है, कुछ इस तरीके से वेव आप कंसीडर करोगे, एंड दिस इज क्रस्ट 1 एंड दिस इज ट्रफ 1, ऑलराइट। बट वी हैव अनदर वेव, हमारे पास एक वेव और है, और वो वेव जो है वो बेसिकली कुछ ऐसी है, ये देखिए कि ये हमारी सेकेंड वेव है, कुछ इस तरीके से ये सेकेंड वेव आ जाएगी, वी कंसीडर इट एज अ सेकेंड वेव।
अगर आप सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड देखो तो सेकेंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर ही है, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव। एम्पलीट्यूड हमारा कैसा है, ये सेकेंड वेव है, क्योंकि नीचे वाली साइड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कंसीडर करते हैं और ऊपर वाली साइड हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये नेगेटिव y1 डिस्प्लेसमेंट होगी। और फर्स्ट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ऊपर वाली साइड है ये, तो पॉजिटिव, सॉरी नीचे वाले की होगी y2, ऊपर वाले की होगी पॉजिटिव y1 होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या कंसीडर किया आपने, यहाँ पर ये कंसीडर किया है आपने कि कंसीडर नहीं किया है, हमें नज़र आ रहा है कि एम्पलीट्यूड of both the wave, amplitudes of both waves are equal, both waves are equal। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो, यहाँ हम कंडीशन जो लेके चले हैं वो यही लेके चले हैं कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर है। ओके, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। सो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है वो बेसिकली जो हमारे पास इंडिविजुअल वेव्स होती हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। तो फर्स्ट y1 थी पॉजिटिव, ओके, और सेकंड हमारी नेगेटिव थी, बेसिकली पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ओके, y1 प्लस y2, लेकिन जो y2 है हमारी दैट विल बी नेगेटिव। y2 क्या है हमारी, y2 नेगेटिव y2 है, तो इसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी कितनी, दैट इज y1 माइनस y2, सिंपल इस तरीके से। अब एक चीज़ आपको और पता है क्या, कि दोनों की डिस्प्लेसमेंट दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हैं, तो y1 का जो एम्पलीट्यूड होगा वो y2 के एम्पलीट्यूड के बराबर है। सो ये ऐसे कंसीडर किया जा सकता है y1 माइनस y1 या y2 माइनस y2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। इस केस में अगर एम्पलीट्यूड बराबर रहता है तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगी इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन में वो कितनी मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। ओके, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी हमारी वो रिजल्टेंट वेव हमारी अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, कुछ इस तरीके से। हियर वी हैव अ रिजल्टेंट वेव, ठीक है, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। सो जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल करता है या ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल करता है, तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया, आपने ये अंडरस्टैंड किया है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव गेट्स डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा, याद रखना है। चलिए लास्ट कंडीशन है ये, और इसको इस तरीके से कंसीडर करिए आप। अब आगे जो मैं एक डायग्राम यहाँ ड्रा करने जा रहा हूँ, उस डायग्राम में हमारे पास दो ही वेव होंगी एज यूजुअल, जो दो वेव्स हम लेते आ रहे हैं, ठीक है, दो वेव कंसीडर करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। सो डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि क्या डिफरेंस है। सो हियर वी हैव द वेव नंबर 1, ये हमारी वेव नंबर 1 है, ओके, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है आपको नजर आ रहा है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी पीक वैल्यू है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो दैट इज इट्स पीक वैल्यू, ओके। सो ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसको हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंसिडर करते हैं, क्लियर हो गया, ओके। सो लेट मी कंसिडर द सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव हमारी ऐसे जा रही है, प्रोपेगेट हो रही है, ऑलराइट, नाउ लेट मी कंसिडर सेकेंड वेव, बट सेकेंड वेव इतनी बड़ी नहीं है, वो छोटी है, उसकी एम्पलीफिकेशन, उसका एम्पलीट्यूड छोटा है, कम है, कुछ इस तरीके से। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा सिर्फ इतना सा, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड, या डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लो आप इसकी, इतनी सी डिस्प्लेसमेंट है, ओके। नाउ अब आपको रिजल्टेंट वेव क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, तो क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है कि रिजल्टेंट वेव कैसे मिलती है, आपको अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा, है ना, y1 प्लस y2, यही है वेक्टर सम या फिर अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा इंडिविजुअल वेव का आपको, तभी तो आपको रिजल्टेंट वेव मिलेगी। सो ये जो फर्स्ट वेव है आपकी, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट वेव,
इसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है और सेकेंड वेव ये है नीचे की तरफ। अब मुझे ये बताओ, ये डाउनवर्ड है, अगर डाउनवर्ड है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, दैट इज़ y2। सो y2 आपका नेगेटिव हो जाएगा, ओके। और y1 कितना है, इतना है, y1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो y1 पॉजिटिव का है, नेगेटिव y2, ऑलराइट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी y1 माइनस y2, ओके। अब रही बात इसको ड्रॉ करने की, तो ड्रॉ कैसे करोगे। यहाँ देखिए ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और इतनी ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी रेसिप्रोकल है, ओके। सो ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा सेकेंड वेव का, ओके। और ये फर्स्ट वेव की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इतनी सी कैंसल आउट हो जाएगी, क्लियर है। आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो सिर्फ उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इतना सा होगा, सिर्फ इतना सा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, सिर्फ इतना सा, याद रखना। और ये कितना सा है, ये एम्पलीट्यूड कितना है, दिस इज व्हाट द एम्पलीट्यूड इज y1 माइनस y2। ये इतना सा एम्पलीट्यूड आपका आता है, ये वाला y1 माइनस y2। तो इसको आप फाइनली रिजल्टेंट वेव को ड्रॉ कर सकते हो सेपरेट पेज पे। जो रिजल्टेंट वेव हमारी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, ये थोड़ा सा एम्पलीट्यूड होगा इसका, वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, कुछ इतना सा आपको ऊपर दिखा दिया मैंने, ये ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए रिप्रेजेंट किया मैंने, यहाँ पर शो किया ये। सो दैट इज़ व्हाट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इतना सा डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। सो दिस इज ऑल ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको यूज़ किया जाता है स्टैंडिंग वेव में, और साथ में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव एंड बीट में यूज़ किया जाता है, तो उनको हम देखेंगे बाद में।